अस्सलाम। सो आज हम जो है एक्यूट इन्फ्लेमेशन ही कंटिन्यू करेंगे। पहले हमने डेफिनेशन, पैथोजेनेसिस और जो है केमिकल मीडिएटर्स जो उसमें एक्ट कर रहे थे वो देख लिए थे। आज हम जो है देखेंगे उसकी मॉर्फोलॉजिकल पैटर्न क्या है और जो है आउटकम्स ऑफ द एक्यूट इन्फ्लेमेशन क्या है। मॉर्फोलॉजिकली पैटर्न अगर बात कर लें तो हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि उसकी डायलेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स हो रही थी, एक्यूमुलेशन ऑफ ल्यूकोसाइड्स हो रहे थे और फ्लूइड जो है एक्स्ट्रा वेस्कुलर टिश्यूज़ में आ रहा था। ये हमारे पास जो है हेलमार्क ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस हैं, ठीक है। उसके बाद हम कुछ स्पेशल मॉर्फोलॉजिकल पैटर्न्स भी आते हैं जो कि डिपेंड करते हैं कि सिवियरिटी क्या है, जो रिएक्शन या इंजरी हुई है उसका कॉज क्या है, स्पेसिफिक कॉज की वजह से, और पर्टिकुलर टिश्यू कहाँ पे एक्ट हो रहा है, किस साइट पे हो रहा है, क्या कौन सी साइट इन्वॉल्व है। तो इन सब बेसिस पे भी हमारे पास 4 किस्म की मॉर्फोलॉजिकल पैटर्न है जिसको हम कह देते हैं। और वो 4 पैटर्न कौन से हैं? सीरियस इन्फ्लेमेशन, फाइब्रिनस इन्फ्लेमेशन, सुपरेटिव इन्फ्लेमेशन और जो है अल्सरेटिव इन्फ्लेमेशन। सीरियस इन्फ्लेमेशन की बात कर लें तो इसमें क्या होता है कि मार्क एक्सोडेट जो है वो स्पेसिस कॉज बाय उसमें आ जाती हैं। जो इंजरी, सेल इंजरी हुई है वहाँ हमारे पास एक्सोडेशन मतलब सेल पोवर्स आ जाते हैं बॉडी कैविटीज़ में। ये हमारे पास जैसे ब्लिस्टर्स फॉर्मेशन हो जाते हैं इन बर्न में, वहाँ पर मतलब सिर्फ पानी सा आ रहा होता है ना, तो हमारे पास एक्सोडेट होता है जिसमें सेल पोवर्स होते हैं लेकिन प्रोटीन जो है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। द स्किन ब्लिस्टर रिजल्टिंग फ्रॉम द बर्न और द वायरल इन्फेक्शन रिप्रेजेंट अ लार्ज एक्यूमुलेशन ऑफ द सीरस फ्लूइड, ठीक है। अगर हम यहाँ बात कर लें तो जैसे हमारा जलता है तो जो छाला से बन जाता है उसमें जो फ्लूइड सा होता है उसमें उसको हम जो है वो सीरियस इन्फ्लेमेशन या वो फ्लूइड जो होता है उसके अंदर उसको एक्सोडेट कह रहे होते हैं, सही है। वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी समटाइम्स हमें अगर चिकन पॉक्स हो रहा है वो वायरल इन्फेक्शन है तो हमारे पास जो है ब्लिस्टर्स बन जाते हैं। ब्लिस्टर्स वो भी हमारे पास एक्सोडेट फिल्ड होते हैं। तो ये हमारे पास सीरियस इन्फ्लेमेशन में आगे दिखा भी देती हूँ कि ये किस तरह होते हैं। ये देखें इस तरह, ये देखें इस तरह। अब यहाँ पर हमें दिखाया हुआ है कि ल्यूकोसाइड इन्फिल्ट्रेशन हुई है। अब मॉर्फोलॉजिकल पैटर्न हम फाइब्रिनस की इन्फ्लेमेशन कर लें तो इसमें क्या होता है कि फाइब्रोजन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है फिब्रिन में, ठीक है। जब लार्ज फाइब्रिनस एक्सोडेट जो है वो डेवलप होता है तो वेस्कुलर लीक्स और लार्ज और लोकल प्रोकोगुलेंट स्टिमुलस, ठीक है। अब हमारे पास फाइब्रिनोजन जो है वो कन्वर्ट हो रहा था फाइब्रिन में, जिसकी वजह से हमारे पास इन्फ्लेमेशन हो जाती है बॉडी कैविटीज़ में, मोस्टली हमारे पास कहाँ पे? मेनिंजेस में, पेरिकार्डियम में और प्लेरा में, ठीक है। अब हमारे पास हिस्टोलॉजिकल पैटर्न में क्या होगा कि उसकी इज़िनोफिलिक मेशवर्क थ्रेड लाइक एजिनोफिलिक मेशवर्स हो जाएंगे और अमॉर्फस कोगुलम हो रहा होगा। अगर प्रेजेंस ऑफ फाइब्रिन स्टिमुलेट द फाइब्रोब्लास्ट एंड ब्लड वेसल रिजल्टिंग इन द स्कारिंग, ठीक है। हमारे पास फिब्रिन जो है वो स्टिमुलेट कर देंगे फिब्रोब्लास्ट को, हमारे पास सही है। फिब्रोब्लास्ट जो है हमारे पास ब्लड वेसल्स को स्कार कर देंगे, सह कर देंगे। अगर फाइब्रिनस इन्फ्लेमेशन की दोबारा को मैं बता दूं तो फाइब्रिनोजन जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं फिब्रिन में। फिब्रिन जो है वो स्टिमुलेट करते हैं फाइब्रोब्लास्ट को, फाइब्रोब्लास्ट से करते हैं हमारे ब्लड वेसल्स की स्कारिंग कर देते हैं, वहाँ सख्त हो जाते हैं। हिस्टोलॉजिकल पैटर्न की बात कर लें तो एजिनोफिल हमें बहुत ज़्यादा मिलते हैं, मेशवर्क ऑफ थ्रेड लाइक बारीक बारीक वो धागे से उसके और होते हैं, और अमॉर्फस कोगुलम हो रहा होता है। ये ज़्यादातर हमारे पास कहाँ हो रहा होता है? मेनिंजेस में, पेरिकार्डियम में और प्लेरा में। और इसके टिपिकल हम अगर मॉर्फोलॉजिकल पैटर्न है तो बटर ब्रेड अपीयरेंस हो रही होती है फाइब्रिनस पेरिकार्डियम में, लाइक ये ऊपर बटर नीचे ब्रेड, ठीक है, ये लाइक दिस। अगर फाइब्रिनस इन्फ्लेमेशन के यहाँ हमारे पास दिखाया हुआ है डिपॉजिट ऑफ द फाइब्रिन इन द पेरिकार्डियम, ये पिंकिश हमारे पास जो है, और फिब्रिन एक्सुडेट है, ओवरलाइज द पेरिकार्डियल सरफेस, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल पैटर्न अगर बात कर ले सुपरेटिव इन्फ्लेमेशन या प्लूरल इन्फ्लेमेशन, ये मोस्टली हमारे पास जो होता है प्रोडक्शन ऑफ पस में होता है। इसमें अंदर कैसे प्रेजेंट करता है कि इसके अंदर पस प्रेजेंट होती है और पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियर सेल्स हो रहे होते हैं, लिक्विफाइड डेब्रिस और नेक्रोटिक सेल्स हो रहे होते हैं और एडिमा फ्लूइड होते हैं। लाइक अगर ये करेक्टराइज कैसे करेंगे? अगर हमारे पास ब्लिस्टर टाइप से कुछ बने हुए कोई दाना सा बना हुआ है तो उसके अंदर हमारे पास ये तीनों चीज़ें मिलेंगी, पस होगी, PMNS होंगे, लिक्विड डेब्रिस होंगे और जो है एडिमा फ्लूइड होगा। एब्सिसिस लोकलाइज कलेक्शन ऑफ द प्लूरल इन्फ्लेमेटरी टिश्यूज, हाँ एब्सिसिस इसको कह देते हैं, सही है। कॉमन एग्जाम्पल हमारे पास एक्यूट अपेंडिसाइटिस है, सही। हिस्टोलॉजिकली अगर बात कर ले तो सेंट्रल कोर जो होता है वो नेक्रोटिक और नेक्रोसिस हुई भी होती है, ल्यूकोसाइड जो होते हैं वो पेरिफेरी पे होते हैं और वॉल जो है कंपोज हुई होती है ग्रेनुलर टिश्यूज़ की। अब हम बात कर लें तो इसके करेक्टर्स क्या है कि इसके पास
वो पस होती है, पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियस सेल्स होते हैं, न्यूक्लियर सेल लिक्विड डेब्रिस होती है, एडेमा और होता है। और एब्सेसिस की बात, एब्सेस मतलब लाइक एब्सेस होते हैं, पस फॉर्मेशन वाइट ब्लड से बीच में होती है। और कॉमन एग्जांपल हमारे पास एक्यूट अपेंडिसाइटिस है। हिस्टोलॉजिकली बात कर लें तो हमारे पास जो बीच से ये नेक्रोटिक टिश्यू होते हैं, पेरिफ्री पे इनके पास ल्यूकोसाइड्स हो रहे होते हैं, और वॉल कंपोज किसकी हो रही होती है, ग्रेनुलर टिश्यूज़ की। अगर आप लाइन वाइज याद करेंगे तो आपको ईजिली याद हो जाएगा लाइक दिस। देखें सपोरेटिव इन्फ्लेमेशन जो है हमारे पास यहाँ पर भी दिखाया हुआ है। ये देखिए वाइट वाइट से एब्सेसिस है, डेब्रिस बने हुए हैं, मल्टीपल बैक्टीरियल है। मोस्टली जो हमारे पास प्लूरल इन्फ्लेमेशन होती है ना, या ये मोस्टली हमारे पास बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो रही है। तो वायरल में कभी पस प्रोडक्शन नहीं होती है, और हम बैक्टीरियल में जहाँ पर भी बैक्टीरिया इन्वॉल्व होगा वहाँ हमेशा पस फॉर्मेशन हुई भी होगी। सही है। अल्सरेटिव इन्फ्लेमेशन की बात कर लें तो लोकल डिफेक्ट और द एक्सक्यूवेशन ऑफ द सरफेस ऑफ द एन ऑर्गन और टिश्यू ड्यू टू द शेडिंग ऑफ इन्फ्लेमेड नेक्रोटिक टिश्यू। ठीक है, हमारा कॉमनली इनकर्स लाइनिंग एपिथेलिया, स्किन और सबक्यूटेनियस टिश्यू। कह रहे हैं लोकल डिफेक्ट हो रहे थे द ऑर्गन टिश्यू जो कि शेडिंग इन्फ्लेमेड नेक्रोटिक टिश्यू के नीचे होता है। पेप्टिक अल्सर हो गया, अफ्थस अल्सर हो गया, लाइक ऊपर से उसकी एपिथेलियम उतर जाती है, नीचे से हमारे पास अल्सरेशन हो जाती है, कोई चीज़ जैसे रगड़ लग जाती है। अगर कोई एपिथेलियम है लाइक गट की, तो किसी भी चीज़ की वो ऊपर से शेड आउट हो जाए तो नीचे से हमारे पास वो आ रहा होता है ना, तो उसके बाद उसको हम अल्सरेटिव इन्फ्लेमेशन कह देते हैं। पेप्टिक अल्सर है, ऑफ्थिस अल्सर है, ये सारी चीज़ें। इसकी मॉर्फोलॉजिकल पैटर्न क्या है, PMN इन्फ्लेमेटरी एट द मार्जिन होंगे, ग्रैनुलर टिश्यूज़ फॉर्मेशन होगी, और फाइब्रोसिस हो रही होगी विद द क्रोनोसिटी। मतलब जैसे जैसे ये पुराना होता जाएगा वहाँ पे फाइब्रोसिस होती जाएगी, सख्त स्कारिंग से होती जाएगी, ग्रैनुलर टिश्यूज़ फॉर्मेशन हो रही होती है, और PMN इन्फ्लेमेटरी हो रही है। कॉमनली हमारे पास लाइनिंग एपिथेलिया और स्किन ऑफ द सबक्यूटेनियस टिश्यू में हो रही होती है। लाइनिंग एपिथेलिया जहाँ होगी, लाइक हमारे गट है, इंटेस्टाइन है, वहाँ पर हमें जो है अल्सरेटिव इन्फ्लेमेशन मिलेगी, और स्किन और सबक्यूटेनियस टिश्यू में। अगर पेरिकार्डियम मेनिंजाइटिस की बात कर लें तो वो हमारे पास कहाँ मिल रही थी, फाइब्रिनस इन्फ्लेमेशन में। और अगर एपेंडिसाइटिस की बात कर लें तो वो हमें कहाँ मिल रही थी, प्लूरेंट इन्फ्लेमेशन में। सही है। और अगर बात कर लें हम उसकी ब्लिस्टर्स की, वायरल इन्फेक्शन की, तो वो हमें सीरियस इन्फ्लेमेशन में मिल रही थी। अल्सरेटिव इन्फ्लेमेशन जहाँ हमारे पास जो है अल्सर क्रॉनिकल ड्यूडिनल अल्सर, वहाँ पर भी हमारे पास लाइनिंग होती है। सही है। जहाँ लाइनिंग होगी वहाँ मतलब एपिथेलियल लाइनिंग लाइक स्क्वेमस होती है, कॉलमनार, तो ये जहाँ लाइनिंग हमें मिल रही होंगी वहाँ हमारे पास अल्सरेटिव हो गई। ये गैस्ट्रिक अल्सर है, ये ऑफ्थिस अल्सर है। और अब ये हमारे पास क्या हो गया, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स यहाँ ख़त्म हो गए। फिर आप एक दफ़ा पीछे जाके रिव्यू करेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। अब हम कंटिन्यू करेंगे कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन तो हो गई, अब उसके आगे रिजल्ट्स क्या है, मतलब कि वो क्या होगा। या तो वो कंप्लीट सॉल्व हो जाएगी, मतलब बिल्कुल बंदा ठीक हो जाएगा, या हीलिंग बाय फाइब्रोसिस होगी, मतलब कि वहाँ स्कारिंग हो जाएगी, वो डिसफंक्शनिंग हो जाएगी, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, या वो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में चले जाएगा। ये इसके 3 हमारे पास आउटकम्स हैं। या तो वो बिल्कुल सही हो जाएगी, या वो डिसफंक्शन हो जाएगी, या वो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की तरफ चले जाएगी। सही है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, उन्होंने तीनों स्टेप्स जो हैं हमें डिफाइन किए हुए हैं। यहाँ पर देखें, एक्यूट इन्फ्लेमेशन हुई है, वेस्कुलर चेंजेस हुए हैं, न्यूट्रोफिल्स रिक्वायर, और लिमिटेड टिश्यूज इंजरी हुई है। लिमिटेड टिश्यू इंजरी है तो वो कहाँ चलेगी, रिजोल्यूशन की तरफ चले जाएगी। जब रिजोल्यूशन, एक तो उसका हमारे पास आउटकम था ना कि रिजॉल्व हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तो यहाँ पर क्लियर इंजरियस स्टिमुलाई जो क्लियर हो जाएंगे, मीडिएटर्स जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, रिप्लेसमेंट हो जाएगी इंजर्ड सेल्स की, और जो है नॉर्मल फंक्शन पे वो आ जाएगा। फॉर सपोज अगर फिर हमारे पास जो इंजरी है, इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, टॉक्सिन है, ट्रामा है, प्रोग्रेशन होती जा रही है, तो हमारे पास जो है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में चले जाएगा। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में हमारे पास क्या होता है, एंजियोजेनेसिस, मोनोन्यूक्लियर सेल इन्फिल्ट्रेट, फाइब्रोसिस और प्रोग्रेसिव टिश्यू इंजरी हो रही होती है। अगर हम दोनों की बात कर लें तो यहाँ ये भी हमारे पास फाइब्रोसिस में जा सकता है, और जो है एक्यूट इन्फ्लेमेशन भी उसमें जा सकती है। एक्यूट इन्फ्लेमेशन हमारे पास पस फॉर्मेशन होगी, हीलिंग होगी, और जो है वो फाइब्रोसिस में कन्वर्ट हो जाएगी। फिब्रिन जो उसके जो फाइब्रोजिन है वो फिब्रिन में कन्वर्ट होंगे, फाइब्रोब्लास्ट एक्टिवेट होंगे, और जो है ये जो है हमारे पास फाइब्रोसिस कॉज हो जाएगी, कोलेजन डिपोजिशन हो जाएगी, और लॉस ऑफ फंक्शन हो जाएगा। पहले क्या हुआ, कंप्लीट रिजोल्यूशन हो गई, सब चीज़ें क्लियर हो गई। फिर दूसरे नंबर पे क्या हुआ, पस फॉर्मेशन हो गई, हीलिंग हो गई, वहाँ से स्कारिंग हो गई, फाइब्रोसिस हो गई, जिसकी वजह से डिसफंक्शनिंग हो गई उस ऑर्गन की, उस टिश्यू की, किसी भी चीज़ की जिसकी इन्फ्लेमेशन हुई हुई है। और एक फिर यहाँ पर क्या हुआ, ये दोनों चीज़ें नहीं हुई, वो चीज़ बढ़ती जा रही है, तो वो क्रॉनिक की तरफ चले गई। अब हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहा है, एंजियोजेनेसिस हो रही है,
मतलब वेसल्स नई बन रही हैं और मोनोन्यूक्लियर सेल्स इनफिल्ट्रेट्स हो रहे हैं, स्कारिंग भी हो रही है, प्रोग्रेसिव टिश्यू इंजरी हो रही है, मतलब स्कार बन रहा है वो फिर डैमेज हो रहा है, फिर स्कार बन रहा है फिर डैमेज हो रहा है, तो वो बिल्कुल इसको क्रॉनिक में जाके फिर वो फाइब्रोसिस में चले जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि मोस्टली एक्यूट इन्फ्लेमेशन किस वजह से हो रहा होता है और जो है वायरल क्रॉनिक मोस्टली किस में होता है। क्रॉनिक हमारे पास वायरल इन्फेक्शंस की वजह से हो रहा होता है, परसिस्टेंस इंजरी है, ऑटो इम्यून डिजीज़ है, इस वजह से हमारे पास क्या है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की तरफ चले जाता है, क्रॉनिक इन्फेक्शन है, ये सारी चीज़ें इधर चले जाती हैं। और अगर एक्यूट की बात कर ले तो इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, टॉक्सिन्स एंड ट्रामा है, कि हमारे पास एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन एक्यूट करवाते हैं या क्रॉनिक एक्यूट, जो हमारे पास टॉक्सिन है एक्यूट करवाता है या क्रॉनिक एक्यूट, फिर अगर बात है वायरल इन्फेक्शन को एक्यूट करवाता है या क्रॉनिक, तो हम बोलेंगे क्रॉनिक। ये ऐसी चीज़ें भी पूछ सकते हैं। ये इसके आउटकम्स थे। यहाँ पे कंप्लीट रिजोल्यूशन की बात कर लें तो रिस्टोर ऑफ इन्फ्लेमेट, जैसे ना मैंने पीछे पूरा डिफाइन किया वो सारा मैं अभी इस तरह डिफाइन कर लूँ। नो लॉस ऑफ द सेल, मतलब कोई सेल वो लॉस नहीं हुए हैं, आर्किटेक्चर कोई ख़राब नहीं हुआ है टिश्यू का। इन्फ्लेमेशन इज़ शॉर्ट लिव, देयर इज़ अ लिटिल टिश्यू डिस्ट्रक्शन, द टिश्यू कैन रीजनरेट लाइक लिवर। अब अगर कह रहे हैं कोई भी टिश्यू तो नॉर्मल कि उसका कोई वो नहीं होता, लेकिन फोर्स पर अगर कोई जो शॉर्ट लिव्ड हमारे पास वो था डिस्ट्रक्शन उसने थोड़ी सी की है तो वो रीजनरेट हो जाएगी। अगर लिवर में हमारे पास जैसे कि अगर कोई इंजरी हो तो वो रीजनरेट हो जाता है लिवर। इट्स इन्वॉल्व्स द रिमूवल ऑफ सेलुलर डेब्रिस एंड माइक्रोब्स बाय द मैक्रोफेजेस एंड रिजॉर्प्शन ऑफ एडेमा बाय द लिम्फेटिक्स। अब कह रहे थे ना कि रिजॉल्व हो जाते हैं, सेल्स भी ख़त्म हो जाते हैं, तो वो माइक्रोफेज फेगोसाइटोसिस के ज़रिए वो ख़त्म कर देते हैं, और जो एडेमा हो रहा होता है हमारे पास वो लिम्फेटिक्स के ज़रिए इनफ ख़त्म हो जाता है। ये हमारा कंप्लीट रिजोल्यूशन था। और हीलिंग बाय द फाइब्रोसिस में अगर चेक करें, देयर इज सब्सटेशनल टिश्यू लॉस, इसमें थोड़ा सा टिश्यू लॉस होता है। व्हेन इन्फ्लेमेशन अकर्स इन द टिश्यू इनकैपेबल रीजनरेशन। हीलिंग बाय द फाइब्रोसिस कहाँ किस में होती है, किसी ऐसे टिश्यू में इंजरी हो जाए जहाँ वो रीजनरेट नहीं कर सक रहा होता। लाइक अगर लिवर में अगर इंजरी हो रही है तो वो रीजनरेट कर सकता है ना, तो उसमें कंप्लीट रिजोल्यूशन हो जाएगी, रिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर ऐसी किसी ऑर्गन में हमारे पास जो है टिश्यू इंजरी हो रही है जो वो रीजनरेट नहीं कर सकता और वहाँ से टिश्यू जो है वो ख़त्म भी हो गया है, तो वो एक्सेसिव फिब्रिन एक्सुडेट आएगा और जो है जो कि क्लियर नहीं होगा और वो फाइब्रोसिस में कन्वर्ट हो जाएगा। कनेक्टिव टिश्यूज इनटू द एरिया ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन। कनेक्टिव क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की अगर बात कर लें तो हमारे पास देयर इज़ अ परसिस्टेंस ऑफ इंजरी एज अ जेन, मतलब कोई ऐसा एजेंट है जो कि कम्प्लीटली रह रहा है, बार बार उसकी इंजरी करवा रहा है, बार बार इंजरी करवा रहा है, तो वो नॉर्मल हीलिंग पर्पस में जो है वो कर देता है, इंटरफेयर करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास इन्फ्लेमेशन रिजॉल्व भी नहीं हो रही होती है ना फाइब्रोसिस में जा रही होती है, तो हमारे पास क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में चली जाती है। लाइक पेप्टिक अल्सर देख लें और कॉम्प्लिकेटेड निमोनिया। थैंक यू। आज का यही हमारा लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन स्टार्ट करेंगे। एक्यूट इन्फ्लेमेशन जो है आप दोबारा से एक दफ़ा देख लीजिएगा अगर आपको सही समझ ना आए, और अगर कुछ नहीं समझ फिर भी आ रहा तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको इसके नोट्स या MCQs रिलेटेड चाहिए तो यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू।